हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 8। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में मिलजुल के करना है। आपको भी नोटबुक पेन लेके साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सर कौन सा क्वेश्चन कराओगे? मैं जे.आर. मोंगा बुक से एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक में आगे पीछे दिया हो, क्योंकि अलग अलग एडिशन होते हैं। कई बच्चों के पास नया एडिशन, कई बच्चों के पास पुराना एडिशन। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा, राइट। और जिन बच्चों के पास मान लो ये बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। सभी बुक में क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेना, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप पार्ट में चाहें तो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 बार करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं एक बार में करोगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ऐसा करते हैं, 3 से 4 एडजस्टमेंट और अपनी कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी कवर करनी है और क्वेश्चन भी हमें कवर करने हैं। तो चलिए, बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, बस 4 से 5 मिनट लेंगी, फटाफट से हो जाएंगी। चलिए जी, अब एक एडजस्टमेंट आपको पूछी जा सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडजस्टमेंट कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? जो फाइनल अकाउंट्स के नीचे एडजस्टमेंट्स आती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ओनर ने पैसा लगाया है उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री बड़ी सिंपल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। और ये पैसा देना किसको है? ये पैसा देना है ओनर को, तो कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। एंट्री आपको गाइड करेगी। एक्सपेंस है तो P&L में डेबिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। और दूसरा, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आती है, तो यहाँ पे कैपिटल को हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। फिर अगली एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकती है सैलरी टू प्रोप्राइटर। सैलरी टू प्रोप्राइटर यानी प्रोप्राइटर यहाँ पे सैलरी विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? वो भी सिंपल एंट्री है, जैसे ऊपर वाली एंट्री थी बिल्कुल सेम वैसे ही नीचे वाली एंट्री है। सैलरी एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया गया, और ये ओनर को देना है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। तो सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए P&L में चला जाएगा। अगर सैलरी पहले से होगी उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं होगी तो यहाँ पे अलग से हम रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड होगा, मैंने लिख दिया साथ साथ। चलिए जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 10 और एडजस्टमेंट नंबर 11 दोनों ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसमें लिखा गया है, एडजस्टमेंट नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एडजस्टमेंट नंबर 11 में लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इसको आप अच्छे से बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जिनके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलते हैं, यानी एंड्योरिंग नेचर के होते हैं। तो ये होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल सुनिए, टेंजिबल एसेट में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल में जैसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया, तो ये है एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर के, राइट। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। लाइक सैलरी आपने पे की, रेंट आपने दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कमीशन पे किया, यानी जिनके बेनिफिट उसी साल में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो एंड्योरिंग नेचर के नहीं होते, तो वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पे हुआ क्या है? हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको ट्रीट कर दिया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट नंबर 10 की बात कर रहा हूं अभी मैं। क्या हुआ था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन ट्रीट क्या करा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटेंट ने उसको ट्रीट कर दिया, यानी जर्नल एंट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसकी कर दी। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। ओके, एग्जाम्पल देखो, यहां पर फर्नीचर परचेज करा गया 50,000 का, जिसको रिकॉर्ड कर दिया गया है परचेज बुक के थ्रू, यानी उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया गया है।
तो यहाँ पर गलती अकाउंटेंट से ये हो गई। गलती हुई क्या है, दोबारा से सुन लो। मान लो यहाँ पर 50,000 का चेक से फर्नीचर परचेज किया गया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अक्सर ऐसी गलती 11th क्लास के बच्चे करते हैं, जो 11th में नए नए आते हैं, अकाउंट्स पहली बार देख रहे होते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं, वो इस तरह की गलतियां करते हैं कि फर्नीचर हमने खरीदा नहीं, कोई फिक्स एसेट खरीदा है, लेकिन उन्होंने उसको परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और मुझे याद करके बताओ, क्या ऐसी गलतियां आपने नहीं करी हैं? झूठ मत बोलना, ऐसी गलतियां आपने भी करी हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब गलती हो गई तो इसको ठीक करना है। तो होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, परचेजेस को कम कर दो, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, गलत हो गया है तो परचेजेस को हटा दो, कम कर दो, और फर्नीचर को डेबिट कर दो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ये जर्नल एंट्री आपने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर भी देखा था 11th क्लास में, लेकिन वहां पे बच्चे पढ़ते कहाँ ध्यान से। चलो जी, तो ये एंट्री हो गई। तो ये एंट्री आपको खुद ही बता देगी इसके इंपैक्ट कहाँ जाएंगे। एक तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बढ़ाओगे, जो भी फिक्स एसेट इंपैक्ट हुआ है, और दूसरा आप परचेज में से माइनस करोगे, क्योंकि परचेज थोड़ी ना बढ़नी थी, बढ़ना था तो फिक्स एसेट बढ़ना था। चलिए, तो ऊपर यही बात लिखी हुई है, ये एंट्री लिखी हुई है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, और यहाँ पे उसका साथ में रीजन भी बता दिया गया। आगे अब इसमें हुआ उल्टा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका एग्जांपल क्या है, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज, यानी रिपेयर कराई गई, बिल्डिंग की रिपेयर कराई गई, अकाउंटेंट ने रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक करना चाहिए था, यानी रिपेयर कराया बिल्डिंग का, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उसने एंट्री क्या करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये गलती हो गई। तो अकाउंटेंट इतना कंफ्यूज क्यों हुआ, मैं उसके पीछे 1 मिनट लगाना चाहता हूं। देखो होता क्या है, जब तक बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड करे जाते हैं, ठीक है। मान लो एक बिल्डिंग को बनने में 3 साल लग गए, जब तक बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो जाती उसके के सारे खर्चे, सर एग्जांपल दो कैसे कैसे खर्चे, भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो रही है, सरिया आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, ईंटें आ रही हैं, है ना। तो ये सारे खर्चे जितने भी हो रहे हैं, लेबर को पैसे दे रहे हैं, तो जितने भी ये सारे खर्चे हो रहे हैं, ये इनकी एक ही एंट्री पास होती है जब भी कोई खर्चा हो जाए बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश। अगर चेक से करे तो बिल्डिंग टू बैंक। अब अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट ने ये बात तो पढ़ ली थी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो ये पढ़ना भूल गया था कि ये बिल्डिंग के बनने तक के हैं। अगर बिल्डिंग में उसके बाद, अब बिल्डिंग बन के हो गई रेडी, 1 साल 2 साल के बाद बिल्डिंग में रिपेयर कराई ताकि उसको मेंटेन किया जाए, तो वहां पर अकाउंटेंट ने उस रिपेयर को बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये उससे गलती हो गई। देखो होता तो बिल्डिंग एक बार बन के तैयार हो गई, उसके बाद अगर उसमें कोई एडिशन हो रहा है, कोई हम उसके ऊपर और कोई रूम बना रहे हैं जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो तब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना ठीक था। लेकिन उसने क्या करा, ये तो सिर्फ हम उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस टूट फूट सही करा रहे हैं, यहाँ पे खर्चा रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसने उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। डन। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, सर रिपेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे और बिल्डिंग अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, बिल्डिंग को कम कर दोगे और रिपेयर जो होना चाहिए था, खर्चा डेबिट होना चाहिए, तो खर्चे को डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, रिपेयर वर मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 10,000, तो यहाँ पर रिपेयर हुई और उन्होंने उसको क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो हमने उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पे पास की है, रिपेयर को डेबिट कर दो और बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्चुअल में रेक्टिफाइंग एंट्री है, राइट। चलिए, तो ये जर्नल एंट्री कुछ एडजस्टमेंट हमने सीख ली है। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी,
हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है JR बुंगा बुक से, तो हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, तो भैया देख लेना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अखिलेश ऑन 30 सितंबर 2017। ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, जल्दी से देख लो, ज़्यादा बड़ा कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ। नीचे आ जाते हैं फटाफट से और काम की बातें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, पूछा क्या है वो देख लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, हमें पता ही था ये तो पूछेगा ही वो। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। सर बड़ी आसान सी है, ट्रेडिंग में आएगा क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट ₹500। मुझे उम्मीद है इससे पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, वो आपने कंप्लीट देख लिया है, और उसके बाद तो ये जो प्रोविजंस डेटर से रिलेटेड है, ये तो सारी एडजस्टमेंट आपको बच्चों का खेल लगेंगी, राइट। तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है। सर ये तो बड़ा आसान सा है, पिछली क्लास में आपने डिटेल में समझाया है, तो हम भूलेंगे थोड़ी ना। प्रॉफिट कम हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, तो ये कहाँ कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा, एक तो डेटर से लेस कर देना प्रोविजन। वैसे तो प्रोविजन लायबिलिटी साइड की आइटम है, लेकिन लायबिलिटी साइड की आइटम को हम एसेट साइड पर भी दिखा सकते हैं माइनस करके, वो थोड़ी मीनिंगफुल लगती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो प्रोविजन को आप डेटर से लेस कर देंगे और दूसरा P&L में ये डेबिट पर रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी, पुराना प्रोविजन भी है, तो वो सब हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस कर लेंगे। आगे कह रहा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। लो जी, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 10% से, जो कि मुश्किल चीज नहीं है, आसान सी बात है। तो एक तो हमारा P&L में डेबिट आ जाएगा डेप्रिशिएशन, और दूसरा मशीनरी में डिक्रीज हो जाएगा। डी पॉइंट में कहता है प्रोप्राइटर हैज टेकन गुड्स वर्थ 5000 फॉर पर्सनल यूज। अब ये एडजस्टमेंट क्या है देखो, आपको अगर जर्नल एंट्री आती है तो आपके लिए एडजस्टमेंट सिंपल होती है। अब हालांकि गुड्स के केस में अलग से डिस्कस करूंगा, ये मैंने पूरा उसका एक चार्ट बनाया हुआ है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए आपको मैं एंट्री समझा देता हूं। प्रोप्राइटर हैज टेकन गुड्स वर्थ 5000 फॉर पर्सनल यूज एंड एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 1000 एज सैंपल। ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। तो प्रोप्राइटर ने यहां पर ड्राइंग की है गुड्स में, ड्राइंग इन काइंड्स। तो अब सुनो एंट्री क्या होती है इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जब बिजनेस में गुड्स आते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, जल्दी बोलो, परचेज अकाउंट को करते हैं डेबिट। लेकिन जब गुड्स चले जाते हैं, सेल हुए बिना, सेल नहीं कर रहे हम, अगर गुड्स हमारे चले गए तो हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हमने बेचा नहीं है, मालिक विड्रॉ करके लेके गया घर के यूज के लिए, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज हमने डिक्रीज कर दिया, जब आए थे गुड्स तो हमने डेबिट किया था, अब चले गए तो क्रेडिट कर दिया। दूसरा ड्राइंग्स, क्योंकि ये पैसा ओनर से मांगना है, हालांकि बाद में वो अपनी कैपिटल से कटवाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एंट्री हो गई जी इसकी एक पार्ट की। दूसरा कहता है एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 1000 एज सैंपल। लो जी, इसने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, आप उसको चाहिए तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट लिख के टू परचेज कर सकते हो, या फिर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर इसको एक बार समझा दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने गुड्स दिए हैं फ्री सैंपल। भाई फ्री सैंपल क्यों दिया आपने, आपने प्रमोशन के लिए दिया होगा, बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंस हैं ये एडवर्टीजमेंट ही तो कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि भैया सैंपल के तौर पे हमारे गुड्स यूज करके देखो, अच्छे लगे तो ऑर्डर प्लेस कर देना। तो इसलिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप लिख सकते हो, फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, और बिजनेस प्रमोशन भी लिख सकते हो अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो ये एक्सपेंस हो गया। दूसरा, इससे हमारे गुड्स चले गए। अगर हम एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे देते हैं तो एडवर्टीजमेंट टू कैश या बैंक होता है, और एडवर्टीजमेंट के लिए हम गुड्स दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा परचेजेस कम होगा। ये सेल नहीं है लेकिन गुड्स हमारे कम हो रहे हैं, तो जब आए थे तो डेबिट किया था, अब चले गए तो क्रेडिट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपने करी होगी एडजस्टमेंट, जो थोड़े बहुत पढ़ते हैं बच्चे वो
देख चुके होंगे फाइनल अकाउंट में गुड्स की एडजस्टमेंट ऐसी आती हैं। आगे कोई बात नहीं, ये दोनों एंट्री इस डी नंबर की एडजस्टमेंट में हो जाएंगे, राइट। चलो आगे कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर ₹920 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। देखो वही गलती हो गई, यहां पे हुआ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलत ट्रीट कर दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया गया है। तो बताओ गलती क्या हुई। सर गलती ये हो गई, हमने खरीदा फर्नीचर था 920 का और हमने उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज को कम करो और फर्नीचर को बढ़ा दो। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, हालांकि यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, बीकॉम लेवल पर अक्सर ये चीजें होती हैं कई बार। क्या सर बताओ, जैसे यहां पर डेप्रिसिएशन सी पॉइंट में दिया है प्लांट एंड मशीनरी का, अगर सपोज करो यहां पर फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन गिवन होता तो मुझे बताओ फिर यहां पे आपके लिए थोड़ी टेक्निकलिटीज बढ़ जाती। क्यों, पहले आप फर्नीचर को बढ़ाते 920 से, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाते और फिर क्वेश्चन में ना डेट भी दी होती कि ये 920 का जो फर्नीचर है वो कब खरीदा गया। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया गया। चलो आप बाल बाल बचे। तो चलो जी एक बार इसका फटाफट से सारा सॉल्यूशन कर लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और अपने पेन और नोटबुक साथ में रखे, साथ साथ करना है, ठीक है। तो वैसे तो हमें सारी लगभग एडजस्टमेंट याद सी हो गई हैं, तो फिर भी आप इन पे ना एक बार मार्क कर लो। पहली तो क्लोजिंग स्टॉक है, कोई मार्किंग की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका डाउटफुल डेट्स, आप डेटर पे मार्क कर लो। कौन सा नंबर है इसका, बी पार्ट है। फिर मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे सी एडजस्टमेंट है और फिर उसके बाद है प्रोप्राइटर यानी परचेजेस कहाँ है, ये रहा डी। फ्री सैंपल कोई बात नहीं, वो तो अलग से आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देंगे यहाँ पे, इस पे लगा लो डी। और फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर कहाँ पे है, ये रहा फर्नीचर हमने खरीदा है, तो इस पे लगा लो आप हाँ जी। फर्नीचर पे कौन सा आएगा, लास्ट वाला पॉइंट है फर्नीचर का, ई फर्नीचर के ऊपर है। चलो जी और तो कोई नहीं है, नहीं सर और कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट से आओ मेरे साथ साथ। यहाँ पे हमने देखो वैसे ये वाला केस ना हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, बट कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा। तो यहाँ पे फटाफट से आप और कुछ मत देखो, सीधा फॉर्मेट पे आ जाओ। अरे फॉर्मेट कहाँ गया भाई, अच्छा सॉरी मैंने वो फॉर्मेट ना अलग से यहाँ पे बनाया था। ठीक है मिल गया जी, फॉर्मेट मिल गया। फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी बताना क्या करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए। जल्दी बताइए कैपिटल सर आएगा बैलेंस शीट में, लिख दो फटाफट से कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दो जी, लिख दो। लो भाई कैपिटल इनर कॉलम में रखना कैपिटल को, इसमें प्लस माइनस तो हमें करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस, कैपिटल है 1 लाख रुपए। आगे बढ़ते जाओ, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में रख लो। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आ रही हैं वो एक जगह जाएंगी और एडजस्टमेंट में आ रही है वो नॉर्मली 2 जगह जाएंगी, क्योंकि पूरी जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट डालना है। तो चलो प्लांट एंड मशीनरी अभी आप इसको, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आप क्या करेंगे, इसको एसेट साइड पे लिखकर छोड़ देंगे। 78 बस ध्यान रखना इनर कॉलम में रखना है। सर हम इसको बाद में कर लें, तो भाई क्यों टेंशन बढ़ा रहे हो, अभी के अभी आप खत्म करो, बाद में एडजस्टमेंट का देख लेंगे। बस थोड़ा स्पेस छोड़ देना इसके साथ। फिर उसके बाद फर्नीचर, सर फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मान लो बाद में आपके पास टाइम नहीं बचा तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि आपने इसका एक एक इम्पैक्ट तो डाल ही दिया, ठीक है। परचेजेस एंड सेल्स, लो जी परचेजेस कितना है, परचेजेस कौन सा है, कौन बच्चा बताएगा परचेजेस कौन सा है। डेबिट वाला परचेज, क्योंकि परचेज अकाउंट
के बैलेंस यानी परचेज एक एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है तो डेबिट होता है, और सेल्स रेवेन्यू तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 60 है हमारा परचेजेस। सर हम बीकॉम के बच्चे हैं, क्या आप छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो? कोई बात नहीं। 127 आगे बढ़ते हैं। रिटर्न, रिटर्न देखो जी, हाँ इसमें आप फंसोगे। रिटर्न बताओ, परचेज रिटर्न कौन सी है? परचेज रिटर्न है ये वाली, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस है तो रिटर्न का अपोजिट होगा 750। ठीक है, और दूसरा वाला सेल्स रिटर्न है 1000 रुपए की। चलो जी मेरे साथ साथ चलना। ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपए का, आउटर कॉलम में रख लो। फिर उसके बाद डिस्काउंट, हाँ जी डिस्काउंट, एक मिनट ये है ना 425। देखो डिस्काउंट दोनों जगह दिया है, मतलब डिस्काउंट एक डेबिट में है, डेबिट वाला एक्सपेंस है और क्रेडिट वाला आपकी इनकम है। 425 डिस्काउंट टू डिस्काउंट, ये एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट कितने रुपए का है? 425, और डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपको मिला है 800 रुपीज। चलिए फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर। डेटर वाला कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है डेटर का, और क्रेडिटर का होता है क्रेडिट। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए जी, अब यहाँ पे डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे हम डाल लेंगे। तो एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे डेटर्स। हाँ जी, एक एक इफेक्ट तो अब डालते चलो। 45,000 क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में रख लेना। सर एडजस्टमेंट को साथ साथ क्यों नहीं कर रहे हो? भाई एडजस्टमेंट को ना लास्ट में करेंगे, पहले ना फ्री के नंबर बटोरना सीखो। इसीलिए तो पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ताकि आपको नंबर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं कम एफर्ट में, वो सिखा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करा करो, जो छोटी छोटी आइटम है उनको डील कर रहे हो, लास्ट में देखेंगे हम मुश्किल चीज़ों को। डेटर्स, उसके बाद क्रेडिटर है 25,000 का, क्योंकि अगर एक आधी एडजस्टमेंट में भी अटक गए ना तो फिर वो जो फ्री के नंबर है ना आइटम्स के, जो सिंपल सिंपल आइटम है वो भी छूट जाएंगी। चलो जी आगे चलते हैं। सैलरीज, सैलरीज पे कुछ है क्या? सैलरी पे तो कुछ नहीं था। 7550 सैलरी P&L में आएगा। 7550। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, देखो नाम से ही पता लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो 10,000 रुपये। लो जी लो, फटाफट से लिखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 10,000 रुपये। फिर उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, ये लाइनें डाल लिया करो यार एक आइटम छोड़ के, नहीं तो इसमें ना गड़बड़ हो जाती है कई बार। कैरिज आउटवर्ड कितना है? 1200, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड कितना है जी? कैरिज आउटवर्ड 1200 रुपीज का है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पुराना प्रोविजन बनाया है हमने, ठीक है, पुराना प्रोविजन है। अभी 2 मिनट के बाद इसके ऊपर बात करता हूं, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। आगे चलो। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेट्स का मीनिंग बताया था कि रेट्स का मतलब होता क्या है। आज नहीं बताऊंगा, पिछली वीडियो जाके देख लो। चलो उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आप ऐसा करोगे, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे। एडवर्टीजमेंट सर पूरा लिख दो, हाँ चलो पूरे लिख देते हैं। लेकिन इनर कॉलम में रखना है 2000, इस पे हमें कुछ एडजस्टमेंट अभी करनी है। फिर उसके बाद आता है कैश 6900। अगर आपको अब समझ में आ रहा हो तो मैंने करा क्या है, यहां पर कि सभी आइटम
सिर्फ एक आइटम छोड़ी है प्रोविज़न वाली, बाकी सभी आइटम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बस जिनके ऊपर एडजस्टमेंट थी उनको इनर कॉलम में रखा है और जो विदाउट एडजस्टमेंट थी उनको आउटर कॉलम में रखा है, इतना फ़र्क है। लेकिन कर मैंने सारी आइटम रिकॉर्ड कर दिए हैं, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के, जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसको मैं समझाना चाहता हूँ अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है, तो मैंने इस पर मार्क कर लिया, हैश लगा दिया। चलो अब फटाफट से अपनी एक एक एडजस्टमेंट को ख़त्म करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 34,220। कहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक? सर एक तो यहीं रख दो, बैलेंस शीट में कितना आएगा? 34,220 बाई क्लोजिंग स्टॉक। 34,220। आगे एक एडजस्टमेंट डन। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी कैप्ड एट 500। ओके जी, हमने पिछले साल के एंड पे कितना प्रोविजन बनाया था? जो ट्रायल में नजर आ रहा है वो पिछले साल के एंड पे बना था, इस साल के लॉसेस को बियर करने के लिए, इस साल के लॉसेस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम पड़े इसलिए बनाया था। चलिए, क्या इस साल कोई बैड डेट्स हुए? सर इस साल तो कोई बैड डेट नहीं हुए। तो भैया जो पिछले साल का प्रोविजन था आपके लिए तो फायदे ही हो गए। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैं आपको ये कहता हूं कि पहले ना बिल्कुल सिंपल रखो यार, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर पिछले साल का प्रोविजन आपने पिछले साल के एंड पे बनाया था इस पूरे साल के लिए, इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो सारा का सारा प्रोविजन वापस P&L में क्रेडिट कर दो, बिल्कुल सिंपल रखो। अब अगले साल के लिए फिर से नए सिरे से अगले साल के लिए प्रोविजन बना लो, सबसे आसान तरीका है, इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होती। तो पुराना का जो पुराना प्रोविजन था हमारा, कितना था पुराना प्रोविजन? 525, ये वापस यहाँ पे लिख दो। सर ठीक है, अब तो प्रोविजन 0 हो गया, अब हमें नए साल के लिए कितना मेंटेन करके चलना है? 500। तो ठीक है, तो आप ये नए साल के लिए मेंटेन कर लो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है जी? 500। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या हम दूसरे तरीके से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं? इसके ट्रीट करने के मल्टीपल वेज हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बच्चा सर ये भी कह सकता है सर ऐसा करो, पिछला प्रोविजन 525 रुपए का है, नया बनाना है 500 रुपए का, तो ऐसा करते हैं हम, नया छोड़ो, पिछला वाला 525 था ना, उसी में से बस 500 छोड़ देंगे, जो 25 रुपए है उसको क्रेडिट साइड पे कर देंगे, जो एक्सेस बचा है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है? सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, इधर कुछ भी नहीं आएगा, बस 25 रुपए आएगा, वो भी ठीक है। ध्यान से देखो, इसका इम्पैक्ट वही तो आ रहा है, इन दोनों का नेट इम्पैक्ट देखा जाएगा तो 25 रुपए ही आ रहा है क्रेडिट साइड पर। तो वो भी आपका तरीका भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको सजेस्ट करूं, ये तरीके से ना बड़ी से बड़ी जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आसान ही लगेंगे और लॉजिकल लगेंगे। आप फालतू में इधर उधर एडजस्टमेंट करते रहोगे ना, उसमें टेक्निकल लगेंगे। और फिर बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये एडजस्टमेंट परेशान करती है, तो भैया लेक्चर नंबर 7 मैंने डाला हुआ है, जाके देख लो। मजा ना आए तो बोल देना, नेगेटिव कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे अगर समझ में ना आए या मजा ना आए। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं उसमें। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये डेटर वाला पॉइंट हमारा डन हो चुका है, नहीं डन कहाँ हो गया है, इसका दूसरा इम्पैक्ट भी तो आएगा, डेटर से कम नहीं होगा क्या? ओहो, समझाने के चक्कर में भूल ही जाते हैं कई बार। लिखो जी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डीडी कितना बना रहे थे नया प्रोविजन? 500 रुपए का। तो डेटर कितने आ जाएंगे? डेटर लिख दो 44,500। दोनों इम्पैक्ट हमने डाल दिए, एक P&L में डाल दिया। सर इसको ना रेड कर दो, ओके लो जी रेड कर देते हैं, लो हो गया अब ठीक है। चलो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। सर हम बताएंगे, ठीक है, ये तो आसान सा है इसलिए तुम बता दो। फिर
बता दो, सिंपल ही तो है ये, तभी कह रहे हो हम बताएंगे। लिखो जी लिखो। डेप्रीशिएशन आपका यहाँ से लेस कर दोगे, कितना है जी, 10% है, 7800। अभी माइनस करके लिख दो। कैलकुलेटर यंत्र को जरूर यूज करो भैया प्रैक्टिस के लिए। 7800 लिख दो। क्या लिखोगे? डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना था जी, भूल गए मैं तो। 7800। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है ये, इसकी मैंने एंट्री आपको समझाई थी कि भैया ड्राइंग को बढ़ा लो और परचेज को कम कर दो। लो जी, ओहो यहाँ हमने जगह कम छोड़ी, कोई बात नहीं, इधर लिख देंगे। अब मुझे बताओ, परचेज 60,000 में से पहले से ये माइनस होगी 750। ऐसा करो ना, बार बार क्या माइनस करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ पे लिख दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वजह से ये कम हुई है। कितनी की ड्राइंग हुई है? यानी गुड्स विड्रॉ कर लिए गए मालिक के द्वारा। ओके, इसका सेकंड इम्पैक्ट अभी डाल देंगे, इकट्ठा डाल देंगे। एक और फ्री सैंपल वाला भी है, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल डाल सकते हो। उसमें कितना था? 1000 रुपये। 1000 रुपये परचेज कम हो रही थी। तो इन दोनों के इम्पैक्ट अब हम डाल देते हैं। एक तो ड्राइंग का डाल देते हैं पहले। क्या पहले से कोई ड्राइंग थी? नहीं सर, नहीं सर, पहले से तो कोई ड्राइंग नहीं थी। यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग्स, 5000 की ड्राइंग्स। लो जी, माइनस, पहले से होती तो उसमें ऐड कर लेते हैं, और क्या। आगे फिर उसके बाद कहता है ये, हाँ वो एडवर्टीजमेंट रह गया भाई, एडवर्टीजमेंट रह गया। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे बढ़ाओगे, ठीक है। परचेजेस की वजह से ये बढ़ रहा है। कितने रुपए का था एडवर्टीजमेंट? 1000 रुपये का था। सर भूलते बहुत हो, हाँ भाई भूलते हैं ज़्यादा। आगे चलते हैं। लो जी, हमने ये भी कर लिया है। आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर 920। ओके, परचेज में से, ओहो परचेज के तो पीछे ही पड़ गए। परचेज में से एक आइटम और माइनस करनी है, फर्नीचर। 920 का फर्नीचर जो कि खरीदा गया था, अकाउंटेंट ने उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया था, हम फर्नीचर में वापस से ऐड करेंगे। 920 तो 2920 रुपये। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, अगर होता तो 2920 पर लगता। हाँ सर, ये तो सिंपल बात है, इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? बस ऐसी 60,000 माइनस 750 माइनस 5000 माइनस 1000 माइनस 920, तो ये आएगा 52,330। 52,330 बिल्कुल सही है, 52,330। 127। अब सब कुछ हो गया भाई, कुछ भी छूटा नहीं है। देखो ध्यान से देख लो, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। एक ही बारी में क्वेश्चन खत्म किया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सारी की सारी एडजस्टमेंट सीक्वेंस में की है। चलो, 1,26,000 की नेट सेल आ गई। 1,26 प्लस 34,220, टोटल आया जी 1,60,220। 1,60,220 माइनस कर दो इधर की आइटम्स कितनी है? 30,000, 52,330 और 10,000। 67,890, 67,890 और बिल्कुल सही आंसर है 67,890। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाना था यार, मैं भूल गया, मुझे माफ़ करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको डालूंगा, यानी वीडियो लेक्चर नंबर 9 में उसका आंसर दिखा दूंगा।
ठीक है ना। चलो अब मैं भूल गया यार, क्या करूं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं हो ना, इसलिए भूल जाता हूं। तुम लोग बस वीडियो देख लेते हो, कमेंट कौन करेगा भाई। लाइक भी तो करना होता है, शेयर भी करना होता है, बट तुम करते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा टीचर पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रहा है तुम्हारे एक लाइक से, लेकिन सच्चाई जिस दिन आपको बताऊंगा ना कि कितनी कमाई होती है, उस दिन आप बड़ा अफसोस करोगे मेरे ऊपर, बड़ी दया आएगी मेरे ऊपर आपको कि सर बस ये चिल्लर कमा रहे हो। 60, एक मिनट में देख लेता हूँ भैया टोटल कितना आ गया इसका। अच्छा, इससे ये मैच नहीं करेगा, और मैच इसलिए नहीं करेगा, उन्होंने नेट प्रोविजन वाली नेट तरीके से करा हुआ है। छोड़ो उसको, छोड़ो। 67,890 हमारा नेट प्रॉफिट सही आना चाहिए। 800, 525 मैं टोटल में देख रहा था मैच करके। 69,215 69,215 425 7,550 1200 10,000 3,000 500 7,800 माइनस 69,215 38,740, और ये बिल्कुल सही आंसर है। 38 नेट प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल सही। 38,740 38,740 ये आ गया जी आपका नेट प्रॉफिट। लो जी, बिल्कुल सही आ रहा है, बुक से मैच हो रहा है। 38,740। अब ये नेट प्रॉफिट का क्या करना है भाई, मालिक की कैपिटल में ऐड कर दो। 38,750 ओह 740, चलो जी कैपिटल बताओ। 138,740 लेस 5,000 काट लो, तो ये आ जाएगा 133,740 1,33,740। बस खत्म होने वाला है। टोटल रह गया है प्लस 25,000, तो ये आएगा 158,740। बैलेंस शीट का एक साइड का टोटल 158,740, और इसका देख लो ज़रा 70,200 2920 44,500 6,900 और 34,210 158,750। अगर ये एग्ज़ाम में इस तरह की पिक्चर आपको दिख जाती है ना, तो भाई साहब जो कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान पे चला जाता है। ऐसा लगता है आसपास कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और ये आपका बीकॉम का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। और बच्चे, मज़े की बात है, इन क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए ऐसा कर देता हूँ, इसको लो जी, मैं इसको ना यहाँ पे हाँ जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लेना है नहीं लेना है। चलो, तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ वैल्यू ऐड करी है कि नहीं करी है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।